बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, दुनिया जंगी हथियारों की दौड़ में दौड़े जा रही है। तरह तरह के जंगी हथियार बनाए जा रहे हैं जिनकी कई एक इकसाम मंजरे आम पर आ भी चुकी हैं। आज हम आपको हथियारों की सबसे ज्यादा मोहलिक किस्म के बारे में बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस हथियार का नाम है बायो वेपन। आपको बताएंगे कि बायो वेपन क्या है, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्या पाकिस्तान के पास कोई बायो वेपन है, और दुनिया की 3 मशहूर एजेंसियों ने पाकिस्तान के बायो वेपन पर क्या रिपोर्ट दी है। लेकिन अपना तबसरा शुरू करने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मुतबाना गुजारिश है कि आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। नीज हमारी काविशों का सिला इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर दीजिएगा। आखिर में आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप बायो वेपन के बारे में जान सकें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के दिलचस्प और अहम मौजू की जानिब। प्यारे दोस्तों, बायो जंग में कोई गोलियां या बंदूकें नहीं चलाई जाती, बल्कि जरासीम की मदद से दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। जिस तरह कोरोना वायरस के बारे में इन खदशात का इजहार किया गया है कि चीन ने इनको लेबोरेटरी में तैयार किया है, इनको जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अगरचे कुछ देर के लिए बात मान भी ली जाए कि कोरोना वायरस एक वारफेयर है, तो इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ये हथियार कितना खतरनाक साबित हो सकता है और ये हथियार बारूदी हथियार की निस्बत कितना नुकसान पहुंचा सकता है। मजे की बात तो ये है कि इसको लॉन्च करने के लिए किसी खास किस्म के हथियार की जरूरत नहीं होती, ना ही इसकी कोई आवाज होती है। यहाँ पर दिलचस्पी की बात ये होगी कि बायो वेपन आज की इजाद नहीं, बल्कि पुराने जमानों में भी बायो वार लड़ी जाती थी। फर्क सिर्फ ये है कि अब इन हथियारों में ज्यादा जिद्दत और मौसर अंदाज से इनको इस्तेमाल किया जाता है। कदीम जमाने में जब कोई फौज किसी जगह मासूर होकर खुद को महफूज कर लेती तो बारूनी तौर पर मौजूद दुश्मन मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों को जलाकर इनके धुएं को किले के अंदर फेंक देते, जिससे फौजियों की सांस रुकने लगती और वो अपनी जान बचाने के लिए किले से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाती और दुश्मन इन पर काबू पा लेता। इसके अलावा शहद की मक्खियों से भी इस तरह का काम लिया जाता था। किले के अंदर शहद की मक्खियों के छत्ते फेंके जाते जो फौजियों को काट काट कर भगा देती और दुश्मन किले से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाता। इस तरह वो तलवारें और दूसरे हथियार तो चला नहीं सकते थे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि तुर्कों और मंगोलों की जंग में भी बायो वेपन इस्तेमाल हुए। तुर्कों और मंगोलों ने मरे हुए जानवरों के ढांचों को बतौर बायो वेपन इस्तेमाल किया और दुश्मन पर तौन ज़्यादा लाशें फेंकी गई, जिनके असरात से फौजियों में भी तौन फैल गई और बेशुमार फौजी लुकमाए अजल बन गए। इस तरह का एक हमला ग्रेट नॉर्दर्न वार में रूस की जानिब से किया गया, जिसने स्वीडन पर किया था। तो इन वाकयात से ये पता चलता है कि हर दौर में इस तरह के केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता रहा। अगरचे इनका तरीकाकार मुख्तलिफ था, लेकिन इनकी इब्तदा तो साइंस से है और अब जबकि साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और नए नए तरीके दरियाफ्त हो चुके हैं। तो आइए नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान के बायो वेपन की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान में एक अदारा है जिसका नाम बायोलॉजिकल टेक एंड वेपन कन्वेंशन है। प्यारे दोस्तों, 1972 में दुनिया के तमाम मुल्कों ने एक कन्वेंशन पर दस्तखत किए थे, जिनमें बिलाशुबा पाकिस्तान भी शामिल था। इस कन्वेंशन में इस बात का वादा किया गया कि कोई मुल्क भी बायो वेपन्स को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा और बाद में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बायो वेपन बनाने पर पाबंदी भी लगा दी गई। लेकिन बाद ममालिक ने खुफिया तौर पर इन पर काम शुरू रखा। लेकिन अमेरिका ने 2015 में एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने बायोलॉजी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया और न ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत मिला है। लेकिन 30 जुलाई 2020 को द कलेक्शन में एक आर्टिकल शाया किया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट एक्ली क्लार्क ने लिखा है। इसमें ये इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बायोलॉजिकल वार के लिए खुफिया डील की है और ये 3 साला मुआहदा है। इसमें मजीद ये भी कहा गया कि इस मुआहदे में एक खतरनाक हथियार इंथ्रैक्स पर काम शुरू कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि इंथ्रैक्स असल में है क्या। इंथ्रैक्स एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया की वजह से पैदा होता है और ये बैक्टीरिया कुदरती तौर पर पाया जाता है। इसको किसी भी वक्त किसी इंसान या किसी जानवर में मुंतकिल किया जाए तो इसके वर्क की निशानी ये होती है कि उस जानवर या इंसान की स्किन में शदीद सूजन होती है और शदीद दर्द उठता है और सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। अगर बर वक्त इसको एंटीडोज ना दी जाए तो मौत भी वाक़ई हो सकती है और अगर इसको जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये जानवरों और इंसानों को हिलाकर रख सकता है।
इसके गहरे असरात फसलों पर भी पड़ते हैं, जैसे किसी मुल्क में कहर फैलाने के लिए। इसके बारे में अगर तारीख का जायजा लें तो इसके असरात बहुत गहरे मिलते हैं। तारीख में इसका जिक्र मिलता है, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, कि मरे हुए जानवरों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता रहा और उस वक्त भी एंथ्रेक्स को बायो एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। अगर हम थोड़ा सा पीछे की जानिब जाएं तो आपको याद होगा कि 2000 की दहाई में लिफाफों में कुछ ऐसी चीजें भेजी जाने लगी और इस तरह के खुफिया खतूत अमेरिका के कुछ लोगों को भी भेजे गए, जिनके असरात 22 लोगों तक जा पहुंचे और 5 लोगों की हलाकत भी हुई और इससे अमेरिकी डाक खाने के लोग भी मुतासिर हुए। प्यारे दोस्तों, अमेरिका ने इसका इल्जाम अलकायदा के नेटवर्क पर लगा दिया था, जबकि उस वक्त अमेरिका के साइंसदान इसी हथियार पर काम कर रहे थे और आयन मुमकिन है कि इन्होंने तजर्बाती तौर पर इन शख्सियात को ये खत भेजे हों और अपने इस हथियार के म्यार को चेक किया हो। प्यारे दोस्तों, एंथ्रेक्स वायरस कुदरती तौर पर आसानी से दस्तयाब है और इसे लेबोरेटरी में भी तैयार किया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि इसके असरात बहुत देर तक कायम रहते हैं। इस हथियार को इसलिए भी खतरनाक माना जाता है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी खास किस्म की गन की जरूरत नहीं होती और आसानी से किसी भी जगह इसको अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा, ना तो इसकी कोई बू ना खुशबू होती है और ना ही ये आम आंख से नजर आता है। आयन मुमकिन है इसको खाने के पाउडर के साथ भी मिलाकर या पानी में भी हल करके इस्तेमाल किया जा सकता हो। ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट ने यह भी कहा है कि ये खुफिया डील पाकिस्तान आर्मी के DSO और चीन के वुहान अदारे के दरमियान हुई है। वुहान अदारा चीन का वही अदारा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने कोरोना को दरियाफ्त किया है और पूरी दुनिया में फैलाया है। और ख्याल ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसके तमाम इखराजात चीन ही बर्दाश्त कर रहा है और ये जाहिर किया जा रहा है कि इस प्रोग्राम को बीमारियों की रोकथाम के लिए लॉन्च किया गया है। इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान भी इस वार का हिस्सा है। अब इन दोनों मुल्कों ने दुनिया को अच्छा इमेज दिखाने के लिए बीमारियों की रोकथाम के नाम से ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। हालांकि पाकिस्तान और चीन इस पर पहले खुफिया तरीके से भी काम कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, अगर वाकई ही ऐसी बात है तो पाकिस्तान इनको बीमारियों के खिलाफ और वारफेयर के तौर पर इस्तेमाल करेगा। प्यारे दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बैक्टीरिया की इस किस्म पर कामयाब तजुर्बा कर लिया है और अब इस वायरस से अपनी आवाम को बचाने के लिए इस पर काम किया जा रहा है, यानी इसका तोड़ भी निकाला जा रहा है। ये दोनों मुल्क काफी देर से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और जाहिर सी बात है कि ये दोनों मुल्क खुफिया तरीके से इन पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो थी एजेंसियों की रिपोर्ट। अगर अपने तज्जिये के मुताबिक देखा जाए कि पाकिस्तान और चीन एटम बम बना सकते हैं तो इनके लिए बायो वेपन बनाना कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन ये कहना कि कोरोना वायरस चीन की जानिब से फैलाया गया है तो ये दुरुस्त बात न होगी। आज की इस अपडेट्स में इतना ही। आप दोस्तों से गुजारिश है आप भी इस टॉपिक पर अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी जरूर लगाइएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को इजाजत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।